गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज हम आप सबके लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट जो लेके आए हैं, जो सीटेट 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चन है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है। क्या है दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है किसको, शुद्धता पर, उपयुक्तता पर, प्रवाह पर, उच्चारण पर। ये किस पे देती है दोस्तों, शुद्धता पर। किस पे देती है दोस्तों, शुद्धता पर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुद्धता। ये दोस्तों एनसीईआरटी के नए पैटर्न पे आधारित सीटेट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए। आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देता है दोस्तों, जो व्याकरण का अधिक, इसमें क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि विधि अधिक बल देती है किससे, शुद्धता पर। ठीक है, इस विधि में बोलने, लिखने, पढ़ने और शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का क्रम चलता है, उसी में मातृभाषा के अवतरणों को द्वितीय भाषा में अनुवाद कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है, शुद्धता पर देती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं। रूब्रिक्स, अनुसूचित या विस्तृत सूची, जांच सूची या फिर क्रम निर्धारण मापनी। तो क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। रूब्रिक्स क्या कहते हैं दोस्तों, रूब्रिक्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूब्रिक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूब्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी औद्योगिक का प्रयोग करना क्या कहलाता है। आईटी, आईटीसी, सूचनात्मक, प्रयोगात्मक या संप्रेषण प्रौद्योगिकी। तो क्या कहलाता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या कहलाता है, आईसीटी। क्या कहलाता है दोस्तों, आईसीटी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आईसीटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आप लोग प्लीज नोट्स बनाते चलिएगा। दोस्तों शिक्षा में और शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की तकनीकी को क्या कहेंगे, आईसीटी कहलाता है। क्या कहलाता है, आईसीटी कहलाता है। ठीक है, शिक्षा समाज निर्माण की प्रक्रिया है। समाज की बदलती आवश्यकताओं के साथ ही निर्माण की इस प्रक्रिया में भी अपेक्षित और परिवर्तन दृष्टि होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कोई सूचना होती है या फिर शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सूचनात्मक प्रौद्योगिकी और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और सूचनात्मक प्रौद्योगिकी का कहाँ पे प्रयोग होता है दोस्तों, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इसका कहाँ प्रयोग होता है दोस्तों, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सब दोनों कहाँ पे होते हैं दोस्तों, भाषा को बढ़ावा देने के लिए। किसको दोस्तों, भाषा अधिगम। भाषा आप लोग नोट्स में लिख लीजिए। भाषा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सूचनात्मक प्रौद्योगिकी और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। किसमें, ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता में, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान में, अर्थापान करना, फिर भाषा की समझ, या फिर शुद्धता या ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। ठीक है, यह किसमें होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। यह ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता में, या फिर दृश्य शब्दावली प्रतिमान पहचान में, या फिर अर्थापान करना, फिर भाषा की समझ, या फिर शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान के संबंधी। तो किसमें आता है दोस्तों, अर्थापान करना। ठीक है, भाषा की समझ। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हमें भाषा की समझ होगी तो हम आसानी से अधिगम कर सकेंगे। ठीक है, क्या कर सकेंगे, अगर हमको भाषा की समझ होगी तो हम आसानी से अधिगम कर सकेंगे। ठीक है, और दोस्तों जैसे निम्नलिखित में से जैसे साक्षर अर्जित करने के लिए, ठीक है, साक्षर अर्जित करने के लिए कुशलता होनी चाहिए। ठीक, तो किसके लिए होनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि हमें भाषा की समझ होगी, यदि हमें भाषा की समझ होगी तो हम आसानी से अधिगम कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, भाषा की समझ। ठीक है, भाषा की समझ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। या पूछा दोस्तों, कौन सा सही नहीं है व्याकरण पढ़ाने के लिए, कौन सा सही नहीं है। तो कौन नहीं से दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, नहीं संदर्भों के अनुसार व्याकरण प्रासंगिक नियम बताना, नहीं वास्तविक जीवन संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, नहीं नियमों को रटकर और अभ्यास करके व्याकरण सिखाना। यस, नियमों को रटकर अभ्यास करके व्याकरण सीखना। यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। भाषा, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा यह भाषा बच्चों को ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा था, पी एस एफ स्किनर, लेव वागोस्की, नोम चोमस्की या फिर जिन पियाजे ने। तो यह किसने कहा था दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में नोम चोमस्की ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नोम चोमस्की ने कहा था। ठीक है, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा यह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नोम चोमस्की ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। किसमें, साहित्य की सराहना बोध, जीवन कौशल, भाषा के रूपों में, क्रियात्मक कौशल में। तो यह किसमें करती है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स पाइए। साहित्य की सराहना बोध। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य की सराहना बोध। ठीक है, इसमें साहित्य की सराहना बोध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में, क्या दोस्तों भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं दोस्तों। यस,
चित्र से शिक्षार्थियों द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना, महसूस किया को मिलाने की सहायता करते हैं? नहीं। बच्चों को दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं दोस्तों? नहीं। चित्र बनाने तथा शिक्षा की कला और सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं? नहीं। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भ में भाषा को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? अलमारी में कपड़ों को फैलाने, या फिर कुछ छलका देने, या फिर तीलियां उठाना, या फिर धागे में मन के पिरोना? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? धागे में मन के पिरोना। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। धागे में मन के पिरोना। ठीक है, द्वारा बच्चों को हस्त दोस्तों स्कूल में धागे में मन की पिरोना गतिविधि द्वारा बच्चों को उनके हस्तलेखन कौशल विकसित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी या दोस्तों आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं या चिन्ह कहलाते हैं? चित्रकारी, लिखना, कीरम काटे, स्क्रिबलिंग, या फिर स्वयं की वर्तनी? दोस्तों ये सब क्या कहलाएंगे? कीरम काटे, स्क्रिबलिंग। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ठीक, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत छोटे बच्चे जो अपने घर में, विद्यालय या समुदाय में लेखन को देखते हैं, वे जल्दी ही यह समझने लगते हैं कि लेखन के कई अलग-अलग अर्थ या फिर उद्देश्य होते हैं। इसे दोहराने की कोशिश करने के लिए जो कुछ भी वो देखते हैं, उसकी नकल करते हैं, स्वयं कुछ चिन्ह बनाते हैं। उन चिन्हों को कीरम, काँटे या स्क्रिबलिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? कीरम, काँटे या फिर स्क्रिबलिंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चों किसी से बात करने समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाते हैं? संकेत बदलना, बहुभाषिकता, संकेत मिश्रित करना, फिर दक्षता स्तर? तो ये लोग क्या कहलाते हैं दोस्तों? संकेत बदलना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संकेत बदलना। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर संकेत बदलना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या फिर करती है? किसके लिए? यह ज्ञात करने के लिए कक्षा में कौन सा भाषा सिस्टम उपयोग करते हैं दोस्तों? नहीं। यह पता लगाने के लिए बच्चों के सीखने में कहाँ कमी आ रही है? नहीं। बच्चों को उनके आगे अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए? यस। बच्चों की उनकी सहपाठी तुलना करें? नहीं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कविता, गीत एवं मंत्र के तरीके जिनमें बच्चे शब्द एवं वाक्य की संरचना रखते हैं, उच्चारण का अभ्यास करते हैं, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, या फिर शब्द संपदा बढ़ाते हैं? तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। ठीक है, अगला सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए, तो किसके लिए दिया जाना चाहिए दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में। बच्चों के घर की भाषा या मृत मातृभाषा में, या द्वितीय भाषा में अंग्रेजी बोलने में? नहीं। विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में? नहीं। शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से? नहीं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चों के घर की भाषा या मातृभाषा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, किनके द्वारा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किनके द्वारा अभिप्रेरित वो सब होते हैं दोस्तों? ठीक है, किनके द्वारा होते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किसके द्वारा? जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है दोस्तों? नहीं। जिनकी योजना बच्चों के द्वारा बनाई जाती है? नहीं। जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है? तो दोस्तों जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण नहीं। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्देश 106 से 111 निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन क्या है, पहले आप सबको मैं वो पढ़ के बता देता हूँ। गद्यांश या फिर पद्यांश में आप सबको पढ़कर बताता हूँ। क्या परिचय दूं मैं अपना? द्रौपदी, क्या दोस्तों? पहले सबसे पहले आप लोग पद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर को देखिए। द्रौपदी, पंचाली, कृष्ण, ठीक है, और आज्ञसेनी सभी संज्ञाएं विशेषण है या संबंध सूचक है? कभी गौर किया कि तुमने मेरा कोई नाम नहीं? द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था योद्धा और धृष्ट दुल्हन के पीछे। यज्ञ की अग्नि से अचौक ही निःसृत में सबको स्तंभ कर खुद ही प्रायोजन बनती रही। आजन्म सुई की नोक के बराबर भूमि न पाने वालों के औरस अब तक मुझ पर उंगली उठाते थकते नहीं कि लाखों लोग मृत्यु का कारण मैं रही। और भी कई कहानियां बुन ली हैं उन्होंने, महज इसलिए कि मैं कभी रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, न माँ के सम्मुख जब उन्होंने बांट दिया 5 बेटों में, और न कुरुसभा में कुरुसभा में जहाँ जहाँ 5 पतियों के बावजूद मैं अकेली पड़ गई। तो क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? कुरुसभा में उपस्थित द्रौपदी के पतियों को क्या कहा जाता है? पांचाल, पांडव, कुरु, अभी। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? पांडव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पांडव कहा जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन को, पद्यांश को पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? पांडव। ठीक है, तो कुरु सभा में उपस्थित द्रौपदी के पतियों को पांडव कहा जाता है। पांडवों के पिता कुरुवंशीय राजा पांडु थे। इनके पांडव के दोस्तों राजा कौन थे? पांडवों के पिता, पांडव के पिता कौन थे? क्या नाम था दोस्तों? इनके पिता का क्या नाम था? कुरुवंशीय राजा। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? कुरुवंशीय, कुरुवंशीय
राजा। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? पांडु के पिता का क्या नाम था? कुरुवंशीय राजा इनका नाम था। और पांडु के दो पत्नियां थी, कुंती और मांडरी। पांडुओं की कितनी पत्नियां थी दोस्तों? दो पत्नियां थी। कौन कौन? पहला कुंती थी, ठीक है, और दूसरा कौन थी? माट्री। ठीक है, इनको दो पत्नियां थी, कुंती और माट्री, इनकी दो पत्नियां थी। और अर्जुन की माता का नाम कुंती था। ठीक है, अर्जुन की माता का क्या नाम था? अर्जुन की माता का नाम अर्जुन। अर्जुन की माता का क्या नाम था? कुंती था। ठीक है, और मातृ किसका नाम था दोस्तों? और नकल सहदेव की माता, नकल और सहदेव की माता मातृ थी। ठीक है, नकल, सॉरी दोस्तों, नुकुल, नुकुल और सहदेव। ठीक है, सहदेव। ठीक है, नुकुल और सहदेव की माता का नाम मातृ था। ठीक है, तो पांडव थे। तो कुरुसभा में उपस्थित द्रौपदी के पतियों को क्या कहा जाता है? पांडव कहा जाता है। और इनके पांडव के पिता कुरुवंशीय राजा थे। कुंती माता अर्जुन की माता थी, और नुकुल सहदेव मातृ इनकी माता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ यज्ञ की अग्नि में कौन उत्पन्न हुआ? पांचों पांडव, द्रौपदी, धृष्टद्युम्न या फिर धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। तो कौन यज्ञ की अग्नि में कौन उत्पन्न हुआ दोस्तों? आप लोग कौन बात बताइए, कौन उत्पन्न हुआ? धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। ठीक है, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की अग्नि में उत्पन्न होती है। ठीक है, यज्ञ की अग्नि में धृष्टधनु और द्रौपदी उत्पन्न हुई है। और धृष्टद्युम्न पांचाल राज द्रुपद का अग्नि तुल्य तेजस्वी पुत्र था दोस्तों। जो द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए प्रज्वलित जो प्रज्वलित अग्निकुंड से इसका प्रादुर्भाव हुआ था, फिर उसी वेद में द्रौपदी प्रकट हुई थी। अतः इस दोनों का आयुनिसंभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयुनिसंभव कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? धृतराष्ट्र, गुम्नन और द्रौपदी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता को चाहिए कि एक योद्धा, यहाँ किस योद्धा की बात हो रही है? पिता को चाहिए एक योद्धा, और यहाँ किस योद्धा की बात हो रही है? द्रुपद या फिर अश्वत्थामा, अर्जुन या फिर धृष्टद्युम्न। तो किसकी हो रही है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें धृष्टद्युम्न की हो, किसकी हो रही है? धृष्टद्युम्न। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? धृष्टद्युम्न हो रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? पिता को चाहिए कि एक योद्धा अर्थात द्रौपदी को अपमानित पिता को द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न और जैसे वीर योद्धा की आवश्यकता थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या हुआ था? पिता को चाहिए था कि एक योद्धा अर्थात द्रौपदी के अपमानित पिता को द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक धृष्टद्युम्न जैसे वीर योद्धा की आवश्यकता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पंचाली से क्या आशा है? पांच पतियों की पत्नी, पंचाली देश की राजकुमारी, पांच बेटियों की मां, पंचाली जाति के लोग। तो यहाँ पंचाली से आशय पंचाल देश की राजकुमारी अर्थात द्रौपदी से है। द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक थी। इसके दोस्तों पांच पत्नियों की पंचाली जाति लोग, पंचाली देश की राजकुमारी, पांच बेटियों की मां। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? पांचाल देश की राजकुमारी। हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पांचाल देश की राजकुमारी। यहाँ पंचाली से आशय पंचाल देश की राजकुमारी अर्थात द्रौपदी से है। इसके दोस्तों द्रौपदी से। पंचाल देश की राजकुमारी कौन था? द्रौपदी। ठीक है दोस्तों, कौन था? द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक थी। द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? द्रोणा प्लस चार्य, द्रोण प्लस चार्य, द्रोण प्लस आचार्य, द्रोणा प्लस आचार्य। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग देखिए, द्रोण प्लस आचार्य हो, क्या होगा दोस्तों? द्रोण प्लस आचार्य, द्रोण प्लस आचार्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रोण प्लस आचार्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इसमें कौन सी स्वर संधि है दोस्तों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ नोट्स में लिख लीजिएगा। इसमें कौन है दोस्तों? दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, कौन सी संधि दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि है। इसमें कौन सी दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दो वर्गों में मेल से होने वाला विकार को शब्द है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये पांच प्रकार की होती है दोस्तों। जैसे दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण आदि। दीर्घ का स्वर संधि है जब दो स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आ, शिव प्लस आलय, शिवालय। ठीक है, अगला लेते हैं। निःसृत शब्द है। क्या दोस्तों? निःसृत शब्द क्या? तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशज। तो क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तत्सम है। क्या दोस्तों? तत्सम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्सम। ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी क्या है? निर्देश। 112 से 120 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। सब प्रांतों से उग्र, उदार, देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग संवाददाता और गांधी जी को, क्या दोस्तों? संवाददाता। ठीक है, संवाददाता गांधी जी को पत्र लिखते हैं। और गांधी जी यंग इंडिया, क्या दोस्तों? यंग इंडिया कालमों से उनकी चर्चा की जाती है। ठीक है, महादेव गांधी की यात्राओं के प्रति उनकी गतिविधियों और साप्ताहिक विवरण भेजा करते हैं। इसके अलावा महादेव, क्या दोस्तों? महादेव देश विदेश के आगमन समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी के प्रतिनिधि गतिविधियों को देखा करते थे, उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। उनको आड़े हाथ लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। बेजोड़ कालम, भरपूर चौकसाई से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तमिल इन शब्दों को गुरु को तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच
फिर देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबको लाडला बना दिया था। ठीक है। गांधी जी के पास पहले अपने विद्यार्थी अवस्था महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग की नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे। दोनों एक साथ वकालत पढ़े। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत के साथ साथ शुरू की थी। इस पेशे पे आमतौर पर स्याह को सफेद सफेद को स्याह करना होता है। साहित्य और संस्कार के साथ इनका संबंध नहीं रहता, लेकिन इन दोनों ने उसी समय टैगोर शरद चंद्र आदि के साहित्य की उलटना पुलटना शुरू कर दिया। चित्रांगदा कथ देवयानी की कथा द टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप, शीर्ष नाटक शरद बाबू की कहानियां और अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियां की देन है। तो हमारा आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है। ईश्वर के नाम का गोदान अंकित कराने वाले समुदाय कौन सा है? अंडमान द्वीप समूह की जनजातियां, सतनामी, रामानुजी, रामनामी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? आप लोग ऐसे बताइए क्या हो जाएगा? रामा नामी क्या हो जाएगा दोस्तों? रामा नामी, ये हमारा क्या हो जाएगा? राम नामी। ठीक है दोस्तों, ये ईश्वर के नाम की गोदान अंकित करने वाली समुदाय कौन सी है? राम नामी। ठीक है, राम नामी। ईश्वर के नाम से गोदान अंकित करने वाली समुदाय राम नामी समुदाय है। इसे नोट। उपयुक्त गद्यांश के सभी प्रश्न 91 गद्यांश मेल नहीं खाते। आयु। ठीक है, राम नामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम नामी क्या पूछा? क्वेश्चन क्या है? राम नामी पंथ के अनुयायी किस रंग का गोदना अंकित करवाते हैं? गेरुआ, गहरा कला, केसरिया, नीला। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा इसमें? गहरा कला। क्या हो जाएगा दोस्तों? गहरा कला, ये हमारा आंसर हो जाएगा, गहरा कला। ठीक है दोस्तों, यह जो ऑप्शन दिया हुआ है आयोग ने इन सभी पे समान नंबर, क्योंकि ये आपके गद्यांश से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम नामी पंथ के अनुयायियों के लिए गोदान श्रृंगार अलंकरण है या फिर धार्मिक आस्थाओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है, सुंदरता की चाहत है, उनकी पहचान निर्धारित करता है? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए। राम नामी पंथ, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी, उनकी पहचान निर्धारित करता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनकी पहचान निर्धारित करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? जो ये गद्यांश है, यह गद्यांश में ये आंसर जो दिया हुआ नहीं मिल खाते। इसमें एनसीईआरटी ने या फिर सीटेट जो संस्था है वह इसमें आयोग ने पूरा क्वेश्चन पे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम नामी पंथ के अनुयायी किस नाम का गोदान अंकित करवाते हैं? ईश्वर, राम, सतनाम, कृष्ण। तो इसमें कौन से दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, राम। यह गद्यांश दूसरा है दोस्तों, आंसर दूसरा है। ठीक है, तो आयोग ने इसमें सबको संपूर्ण नंबर दिया हुआ है। यह जनवरी 2022 के आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान द्वीप समूह की आदिम जनजातियां अपने शरीर को रंगती और चित्रित करती है कृत्रिम रंगों से, नैसर्गिक रंगों से, गिरवे रंग से, स्याही से। तो किससे करती है दोस्तों? नैसर्गिक रंगों से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? जनजातियां, कबीले, राम नामी पंथ, गोदान, राम नामी पंथ और गोदान। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। राम नामी पंथ और गोदान, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम नामी पंथ और गोदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण विशेष का उदाहरण है गोदान अंकर, पूरे शरीर, नैसर्गिक रंग, सार्वजनिक अभिव्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? नैसर्गिक रंग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नैसर्गिक अंग। नैसर्गिक शब्द का विलोम है कृत्रिम, स्वाभिमान, प्राकृतिक, कुदरती। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। प्राकृतिक क्या हो जाएगा दोस्तों? नैसर्गिक का प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, और यह लोक का समानार्थक शब्द नहीं है। संसार, मृत्युलोक, जगत, परलोक। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? परलोक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परलोक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बस ऐसे ही प्यार बनाई रहिए।